आज जिन स्टेज पे आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे सिंगर को बुलाते थे, अब आपके लिए जो है वो अनाउंसमेंट होती है, तो कैसा ये सफर था, कैसा लगता है? आपको हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए, ये मैंने सीखा है। जो ग्रीन हिल्स में हुआ था उसे देखकर मुझे लगा ही था कि आप तो एक काफी अग्रेसिव जो है वो स्पोर्ट्समैन रहे होंगे। ये मैंने जब बनाया था, ये ऐसे ही शौक था कि नहीं क्यों ना जो चीज आपको पहचान दिलाए ना, तो उसको अपने साथ लेकर चला जाए। तो बाद में इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुई। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है ऐसी शख्सियत जिसने हिमाचल के कल्चर को न केवल भारत बल्कि 155 देशों के सामने भी जो है हिमाचल की संस्कृति को दर्शाया है, जिसने कभी एक एंकर के तौर पर शुरुआत की और आज खुद इतने बड़े सिंगर बन चुके हैं कि आज भारत की बात करें तो बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में जो है अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हिमाचल के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में भी जो है वो हिमाचल संस्कृति का डंका बजा चुके हैं, जिनके फोक नो गाने हैं वो आए हैं, और साथ ही साथ जूरिए और डोलमा किन्नौरी जैसे सॉन्ग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसी भारद्वाज की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। केसी भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपका एक बड़ा गाना जो ना केवल हिमाचल में बल्कि एक बड़े रियलिटी शो में जो आया है भारत के, वो गाना है झूठा है ये तेरा गुस्सा नहीं। कांची रे कांची। हाँ, कांची रे कांची। भाई, किसके गुस्से को लेकर जो है आपने ये गाना बेसिकली मुझे ना ओल्ड बॉलीवुड गाने बहुत ज्यादा पसंद है, और किशोर दा का ये गाना है, और मॉडर्न फोकलोर सीरीज आप सभी लोगों ने सुनी है, और 7 संस्करण इसके आ भी चुके हैं। तो इसमें ना चौथा जो पार्ट था उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड कर दी थी कि आपके जो हर पार्ट में जो है आप हिंदी गाने ऐड करते हैं, तो इस बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई थी। तो मुझे लगा तो क्या फिट बैठ रहा है, कौन सा गाना फिट बैठ रहा है, तो देखा है ख्वाब तो सिलसिले हुए, कांची रे कांची और दिल का भंवर करे पुकार, ये 3 गाने जो है हमारे जो फोक की बीट है ना, बेसिकली उस बीट पे बड़े परफेक्टली मैच हो रहे थे और गानों के साथ मर्ज भी हो रहे थे। तो ये गाना मुझे पर्सनली अच्छा लगता था, मैं ऐसे ही गाया करता था, क्योंकि किशोर दा के बहुत सारे गाने मतलब मैंने पर्सनली बहुत गुनगुनाए और मुझे अच्छे लगते। तो ये गाना उन फेवरेट सॉन्ग्स में से एक था। तो ये मैंने बस ऐसे ही गा लिया था, अपनी चॉइस थे, लेकिन उसके बाद पब्लिक का जो रिस्पांस रहा, मुझे दोबारा से उसको री रिकॉर्ड करना पड़ा। सिर्फ 45 सेकेंड का वो गाना, और लोगों की फरमाइश पे इसको पूरा गाना मैंने रिकॉर्ड किया, और आज 2 पार्ट कांची के आ चुके हैं। कांची 2.0 भी हमने रिलीज किया है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इस गाने की हुई, और सोनी टीवी के इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में ये गाना प्ले हुआ था, और अच्छा लगा कि मेरा गाना है। मतलब नॉर्मली इतने बड़े कलाकारों ने गाया, तो मतलब ज्यादा ऐसे गुस्से वाली बात नहीं, मैं कम ही करता हूँ गुस्सा। केसी भाई, एक समय था जब आप आज जिन स्टेज पे आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे सिंगर को बुलाते थे, अब आपके लिए जो है वो अनाउंसमेंट होती है, तो कैसा ये सफर था, कैसा लगता है अब? और उस समय जब आप ये करते थे तो क्या वो सोच होती थी, और आज कैसे देखने को जब पीछे मुड़ के आप अपना ये सफर देखते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, जो संघर्ष है ना, जो स्ट्रगल है, वो सबकी जीवन में, और मुझे लगता है आप अगर सिंगर हैं तब भी, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप मीडिया ले लीजिए, आप स्पोर्ट्स की फील्ड ले लीजिए, या कोई भी, अगर आप कोई बिजनेसमैन भी है, तो हर फील्ड में जो स्ट्रगल है वो रहता है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरा सपना था कि मैं कलाकार ही बनूं, मुझे गाना ही गाना है, लेकिन वो जो मंच है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए सही रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई मार्गदर्शक नहीं था जो उस मंच तक लेकर जाए। तो आज चीज़ें आसान हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन बहुत मुश्किल था जब मैंने शुरू किया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मंच संचालक के रूप में जो है कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि बोलने में पहले से हम थोड़े ठीक ठीक ही थे, और लोग काफ़ी तारीफ करते थे, या फिर डिबेट में, डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो लोग बड़ा पसंद करते थे। तो मुझे लगा क्यों ना मंच संचालन किया जाए। इसकी आड़ में क्या होगा कि मुझे मंच मिल जाएगा, और मंच मिलेगा तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, उनको अनाउंस करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे जब आप ज़्यादा परफॉर्म करते हो तो सीख भी जाते हो। तो इसलिए मैंने शुरू किया, और जैसे ही सही समय आया कि अब लोग मुझे इतना जानते हैं कि अब मैं अपना कुछ कर सकता हूँ। हालांकि मैं बीच बीच में गाने कर रहा था, 30-40 गाने मैंने कर लिए थे, लेकिन वो वायरल नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब तक समय ना आए ना, तब तक मतलब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपको हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए, ये मैंने सीखा इतना। तो मैंने बहुत मेहनत की, और उसके बाद आज अच्छा लगता है कि जो अनाउंसमेंट में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के लिए किया करता था बड़े मंचों से, आज लोग अनाउंस करते हैं और लोग चिल्लाते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए बस आप सभी लोग हैं, आपकी वजह से ये जो भी है।
एसी भारद्वाज ने कौन सा वो पहला गाना सुना था जिसके बाद एसी भारद्वाज को लगा कि मैं भी ऐसा सिंगर बन सकता हूँ? मैंने ओल्ड बॉलीवुड मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और गाना मैंने जो आपके हाँ हाँ उस दौरान तो मैंने काफी गाने मुझे पसंद थे, और एक गाना है आने से उसके आए बाहर, ये मैंने बहुत सुना ये गाना। और इसके अलावा गजलें मैंने बहुत सारी सुनी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कौन सा गाना होगा जो हर आदमी गुनगुनाए। मैं लोगों को देखता था जब वो गाते थे तो उनके साथ ऑडियंस गुनगुना रही है। रीजन ये था कि वो गाने सुने हुए हैं ऑडियंस ने, इसलिए आप जब परफॉर्म करोगे तो लोग आपके साथ गुनगुना रहे हैं। तो आने से उसके आए बाहर ये बहुत ही फेवरेट ये गानों में से एक था। और ये गाना मैंने अभी गाया भी है कवर के रूप में, और इतना ज्यादा प्यार दिया इस गाने को भी, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। और इस गाने को गुनगुना के मुझे लगा, जब मैंने ये गाया तो लोगों ने कहा नहीं भाई तो अलग तरीके से गा रहा है थोड़ा, क्योंकि पहली बार मुझे लगेगा थोड़ा अजीब, क्योंकि लोगों ने ओरिजिनल सुन रखा है। तो अब जब हमारी आवाज में सुनेंगे थोड़ा डिफरेंट लगेगा लोगों को, तो डिफरेंट कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने थोड़ा कटाक्ष भी किया, क्या यार छेड़खानी कर रहे हैं। तो अंततः मतलब गाना बहुत अच्छा था वो। एसी भाई, मैंने आपके हमेशा वीडियोस देखो जो आपके गाने के बनते हैं या आपके स्टेज परफॉर्मेंस पे भी देखा है, ये जो टोपी है और टोपी में पट्टी लगी है, इसका साथ भी नहीं छूटता है आपका रीजन, और कहाँ से ये था कि ये प्रमोट करना है, क्या एक्चुअली में ये है, क्या इसे कहते भी क्या है हमारे इसमें? ये बेसिकली ये तो कुल्लू पट्टी है, और बेसिकली ये जो कैप है ना, ये अब तो चलो हम कह सकते हैं कि हिमाचली है, क्योंकि अब कोई भी आप इस तरह की कैप पहनोगे तो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगी। बेसिकली जो ग्रीन जो पट्टी वाली है, जो ग्रीन आप वेलवेट देखते हैं या फिर मैरून जो देखते हैं, वो हिमाचली कैप्स हैं, 2 कैप्स। और ज्यादातर जो जिसको हिमाचल जिसमें रिप्रेजेंट होता था वो ग्रीन ही थी बेसिकली। अब जो है वो उसमें कांग्रेस हाँ, भाजपा जो है, अब मतलब ये तो दकियानूसी बात है, और मैं इसमें मानता भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हमने आपने कुछ ऐसे लोगों ने जबरदस्ती बना दी है चीजें। अब मैं ब्लैक पहन रहा हूँ, आप ब्लैक नहीं पहनोगे क्योंकि आपको ऐसा डाउट है कि यार इसकी तरह नहीं पहना, अलग दिखना है, तो ये इस चीज के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्चर को बचाने के लिए चीज थी, ताकि हम अलग दिखे। अब पंजाबी लोग आते हैं ना हिमाचल में, तो आप किसी को नहीं पहचान पाओगे, अगर पग पहनी है ना तो लगेगा ये पंजाब से है। तो हिमाचल में भी हिमाचली तो अब सब लोग ऐसे लगे, मैं टोपी उतार दूंगा तो किसी को पता नहीं है हिमाचल से हूँ। लेकिन कैप अगर बाहर का आदमी भी यहाँ पे आके पहन रहा तो एक पल के लिए लगेगा भाई कहाँ से हो, हिमाचल से। फिर जब तक वो बताएंगे नहीं नहीं बाहर से हम पहन रहे, तो अच्छा लगता है। और ये जो कैप है ये कुल्लवी बॉर्डर है बेसिकली, और ये कस्टमाइज कैप है जो कि हमारी खुद से हम लोग कस्टमाइज करते हैं। तो इसके अलावा मतलब ये जो पट्टी है कुल्लू में आपको मिलती है इजीली, लेकिन अलग अलग इसमें डिजाइन रहते हैं। हमें पर्सनली ये पसंद आया और हमने काफी मेहनत के बाद इन चीजों को निकाला है बाहर। और मुझे अच्छा लगा कि जैसे हमारे पास एक बैकअप के लिए ना एक पूरी प्रॉपर टीम है एक साथ में जो चीज करती रहती है। हमारे पास अपने डिजाइनर जो बनाते हैं कैप्स, हमारी जैकेट्स बाहर जो हम पहनते हैं इसका कॉम्बिनेशन वो बनाई जाती है। और इसके अलावा प्रिया है हमारे साथ जो पूरी टीम को मैनेज भी करती है, मेरी अजीज मित्र भी है, ये बेसिकली फैशन डिजाइनिंग भी इन्होंने कर रखी है। तो ये क्या करती है चीजें लेके आती हैं सामने कि नहीं ठीक है इस तरह की चीजें ये करना है ऐसा करना है। आप ये गेटअप देख रहे हैं, मैं मुझे पसंद नहीं था कि कभी मैंने पहना ही नहीं इस तरह का, लेकिन हाँ क्योंकि जमाने के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। और सच में मतलब ये चीजें करवा के नहीं अच्छा लगेगा, मैं मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जब मैं जा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बहुत तारीफ की और अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक लग रहा है। लेकिन भाई जैसे हम आज हमने आपको स्टेज पे देखा तो सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो बस पट्टी की कहानी यही थी। ये बेसिकली ये हिमाचली कैप आप कह सकते हैं। ये मेरी पर्सनल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो पट्टी है ये मैं यूज करता हूँ, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में भी ये आती है। तो और कैप्स भी मिल जाएंगी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है, ये पूरे हिमाचल की है। और बहुत सारे लोगों के अगर सिर का ताज बने तो हिमाचल जो है वो ही आगे तक जाएगा। ऐसे भाई आपने ना जब मॉडर्न फोक नोट निकाला तो सबसे अलग स्मॉल, इतना ज्यादा गाने वाला नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिसको हम लाइटली सुन सकते हो, जब सोना हो तो तब भी यूज कर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आपने ये सोचा कि एक फोक को जो है हम ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, ना केवल हिमाचल बल्कि बाहर के लोग भी जो ऐसे सुने और पसंद कर सकते हैं? ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी चीजें। एक्चुअली क्या है, मैंने काफी समय दिया संगीत के लिए और मुझे लगा कि मैंने प्रोफेशनली सीखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गाना तो गाना है और अच्छे से परफॉर्म करना है कि एक नाम हो, उन लोगों में मेरा भी नाम हो जो लोग जिनको हम सुनते हैं। तो एक मेहनत थी, नहीं कुछ ना कुछ करेंगे कुछ, लेकिन बीच में चीजें ऐसी हो गई थी, ऐसा लगा कि नहीं अब छोड़ना है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हो लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते हैं ना, तो आपको लगता है नहीं यार अब हो गया, अब कुछ और देखते हैं।
है ना, क्योंकि आजीविका भी देखनी है ना आपको। तो ऐसे में और यूथ का ऐसा है कि हमारे टेस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें लगा कि क्या किया जाए। तो अब ना जब हमारी एल्बम आई थी तो फोक नोट तो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन उसके जो गाने वो ऑलरेडी मैं गा चुका था। सारे जो गाने फोक नोट में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे और मार्केट में लॉन्च भी हो चुके थे इंडिविजुअल सॉन्ग्स। लेकिन फोक नोट में वो अलग तरीके से आज की जनरेशन का टेस्ट जो है वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो रिप्रेजेंट किए गए। और फिल्माया भी उसको ऐसे ही गया कि मतलब स्टूडियो में बैठ के ऐसा लगा लोगों को कि पहाड़ी कोक स्टूडियो टाइप ही है। तो लोगों को ना वो चीज बड़ी पसंद आई और कोक स्टूडियो का बड़ा क्रेज था। लोगों ने देखा अच्छा कैप पहन के हिमाचली कोई आर्टिस्ट गा रहा है, तो लोगों ने काफी शेयर किया मॉडर्न फोक को। तो बेसिकली आइडिया जो है वो आप लोग ही देते हैं कि जब मतलब कोई चीज चलती नहीं ना तो इसलिए अच्छा कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि चल नहीं रही है, फिर कुछ और करना पड़ेगा। बेसिकली आप जो नेग्लेक्ट करते हैं ना चीजें, तो उसको लेकर ना और आइडियाज आते रहते हैं, ये नहीं ये सही ये नहीं, फिर हमने कॉम्बिनेशन बनाया। म्यूजिक के अलावा इसी भारद्वाज को और क्या शौक है? म्यूजिक के अलावा मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। मुझे खेलना बड़ा अच्छा लगता है। आप अगर अभी गाड़ी में जाओगे तो क्रिकेट बैट उसमें पड़ी रहेगी, बैडमिंटन पड़ा रहेगा, तो वो 24/7 उसमें रहते हैं। और हम लोग मतलब जब भी जाती है पूरी टीम तो सारे हमारे डांस ग्रुप हो गया, हमारे बैंड हो गया, हम सब लोग ना जाकर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं जहाँ भी प्रोग्राम हो और लगे हमें क्रिकेट खेलने। आपने क्रिकेट का जिक्र कर लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्रिकेट जो ग्रीन हिल्स में हुआ था उसे देखकर मुझे लगा ही था कि आप एक काफी अग्रेसिव जो है वो स्पोर्ट्समैन रहे होंगे। वो किस्सा तो मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जाग जरूर गई थी उस दिन। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर ना एक स्पोर्ट्समैन होता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग सीरियसली उस खेल को लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए या फिर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। मैंने एंजॉय करने के लिए नहीं खेला स्पोर्ट्स, मुझे अच्छा लगता था और मैंने परफॉर्म करने के लिए खेला। कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो गाना एंजॉय तो है ही ना, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो मैं गाऊं वो लोगों को पसंद आए, उसमें एफर्ट मैं इतने लगाऊं कि मेरी रोजी रोटी इससे चल रही है। तो एक टाइम ऐसा था जब क्रिकेट को लेकर दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगता था कि हम भी कभी जाएंगे, कैंप्स लगाएंगे और कभी जाएंगे बड़े स्तर पे क्रिकेट विकेट खेलेंगे। तो बस वहाँ का मामला वैसे वो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बातें हमने तो उसी दिन वहां छोड़ दी थी। वो जो एग्रेशन था, वो हीट ऑफ द मोमेंट, जो भी चीजें थी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जायज थी। अगर आप स्पोर्ट्समैन है और ये जो एग्रेशन आपके अंदर नहीं है ना, तो मुझे लगता है आप स्पोर्ट्समैन नहीं है। खेल के मैदान तक की था, खेल के मैदान में वहीं पे चीजें खत्म हो जाती है। और उसके बाद आप देखोगे ना, अभी आईपीएल खत्म हुआ है अभी, तो सारी जो अब इंडिया के खिलाड़ी है, अब यहाँ पे इतनी सारी टीम्स हैं और सब में इंडिया के खिलाड़ी है। हर टीम में 7-7 खिलाड़ी इंडिया के हैं। इतने सारे जो इंडिया के खिलाड़ी है, बाद में आके 3-4 महीनों के बाद आईपीएल खत्म होने के बाद उनको एक ही टीम में खेलना है। वहां पे वो गालियां भी दे रहे हैं, एक दूसरे को नोक झोंक कर रहे हैं। तो वो ना वहां वो मोमेंट ऐसा होता है, क्योंकि आप एक फ्रेंचाइज को वहां पे लीड कर रहे हैं, आप उनके साथ है, आपको वहां पर अपना खेल खेलना है, ना कि आपको औरों के लिए। क्योंकि वहां पे आप एक टीम के खिलाड़ी नहीं है, आप प्रतिद्वंदी है। और प्रतिद्वंदी का मतलब आप कॉम्पिटिटर है, और कॉम्पिटिटर है तो आप खुद को बेहतर दिखाने के लिए हर आदमी अपने एफर्ट्स लगाएगा। और यही वहां पर हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, जैसा भी है, अपनी जगह पर सारी चीजें ठीक थी, पर एग्रेशन तो होना चाहिए। किसी भाई डीजे सॉन्ग भी आपके आ चुके हैं, पहाड़ी नाट्यों में भी धमाल हो चुका है, मॉडर्न फोकलोट भी आ गया। अब इसी भारद्वाज रिमिक्स की ओर जाएंगे या रैप की ओर जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जैसे रैप सॉन्ग्स भी, पहाड़ी छोरी करके एक ट्रैक आया था, इतना ज्यादा चला नहीं क्योंकि लोगों को वही पसंद था जो सुनना चाहते थे बेसिकली। क्योंकि ऐसा होता ना, दरअसल मुझे ये भी नहीं करना था मॉडर्न फोकलोट, मुझे तो नॉर्मली अपना फोक ही गाना था। लेकिन क्योंकि वो चीजें चली नहीं, मैं कह रहा था ना कि आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं, तो मतलब वो चीजें चली नहीं, इसलिए मुझे लगा अलग क्या किया जाए। वो चीजें की, उसके वो चल पड़ी। अब वही चीजें आपको करनी है जो लोगों को चाहिए। आप उसके अलावा कुछ और करना चाहो भी, मैंने बहुत सारी चीजें की भी हैं, तो वो चली नहीं। तो अब जब मॉडर्न फोकलोट आता है तो वायरल हो जाता है, जब कोई कवर सॉन्ग आता है तो वायरल हो जाता है। लेकिन आप कुछ अलग करने जाओ, अभी हमने कुछ ट्रेडिशनल गाने लिए, ढीली नाटी कुछ किए, कुछ एक हमने सोचा थोड़ा नए गाने करते हैं जो खुद के कंपोज किए। बहुत सारे लोग बड़ा कमेंट्स करते रहते थे, यार क्या कांची कांची हर स्टेज में वही गाते रहते हो, बंद करो ये। अब मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भाई, ऐसा है एक गाना, एक ऐसी चीज, आप मीडिया में है, आपको मीडिया से आइडेंटिटी मिल रही है, आपको पहचान है। और अगर आप इसके साथ नाइंसाफी करोगे ना, तो मतलब वो गलत बात रहेगी। अब मेरी आइडेंटिटी क्या, अब जो आदमी अपने हाथों में हमेशा के लिए गुदवा सकता है, तो सोचिए इस गाने की वैल्यू क्या है। तो अब मैं तो गाऊंगा, और हाँ,
मैं खुद भी ना गाना चाहूँ तो लोग जो हैं वो आपसे डिमांड करेंगे कि भाई वो गा लो। मैं कई बार अवॉइड करता हूँ, फिर भी कमेंट्स आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चल रहा है, जो भी है बढ़िया हो रहा है। और आप सब लोग, हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, लेकिन आपकी चॉइस है, आपको क्या सुनना है, आप उसको प्यार देते रहे भाई बस। गाने का शौक तो आपको बचपन से था, आपने टैटू का जिक्र किया, तो ये शौक कब से आपका सुन रहा? टैटू का टैटू का शौक क्या हुआ, हमारे मित्र हैं सोलन में ही, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ना उनकी टैटू स्टूडियो की इनॉग्रेशन थी, और टैटू स्टूडियो के इनॉग्रेशन में उन्होंने एकदम से कॉल कर दिया कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप आओ और टैटू स्टूडियो की ओपनिंग करो। मैंने बोला यार ऐसे आदमी को बुलाओ जिसको टैटू वैटू का शौक हो, जिसकी पूरी बॉडी पे टैटू हो, जिसको देख के लगे कि टैटू की दुकान ही है, उसके हाथों से इनॉग्रेशन करो तो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट जाएगा। तो वो मेरे क्योंकि मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं करवाना ही आपसे, हम चाहते हैं कि आप आए। तो और सोलन में सच में मतलब इतना प्यार मिलता है, तो हम लोग आए और रिबन कटिंग सेरेमनी थी और नया टैटू स्टूडियो लॉन्च हुआ आनंद कॉम्प्लेक्स में। अब जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री हुए तो बहुत सारे लोग आ गए थे देखने, और मुझे फिर समझ आया कि मेन मोटिव क्या था, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, और सच में काफी लोग आए। और भाई ने कहा कि आप आ तो गए, एक टैटू तो बनाना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि आप ये टैटू बनाएं। मैंने कहा यार मेरा ज्यादा अनुभव है नहीं इसका, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फोक नोट का जो टैटू है, ये मैंने जब बनाया था, ये ऐसे ही शौक था कि नहीं क्यों ना जो चीज आपको पहचान दिलाए ना, तो उसको अपने साथ लेकर चला जाए। तो बाद में इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुई, तो बोले अब नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने, भाई ने इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया, भाई यार आप आए, मैं चाहता, मैंने तो तैयारियां कर रखी है, कोई म्यूजिकल चीज करेंगे, ये वो सारा। फिर ये जो टैटू है यहाँ पे माइक्रोफोन वाला, ये टैटू सबसे पहले बना था, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो खाली लगा कि यार ये स्पेस तो खाली बच रहा है, फिर शौक चढ़ा, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। फिर ये प्रिया का आइडिया था कि सर एक काम करो, बीच में ना गैप बहुत ज्यादा हो गया है, ये पहले ये बन गया, ये बन गया, तो एक काम करते हैं बीच में ऐड करो। फिर गिटार आ गया, यहाँ पे कांची रे कांची, सारे आइडियाज की क्यों ना गानों को लिखा जाए। और सच में एक प्यारा सा इंसिडेंट टैटू का, अभी हाल ही में लुधियाना जाना हुआ था हमें, तो मतलब हम लोग रैंडम जैसे रुकने के लिए चले गए, तो वहां पे रिसेप्शन पे जो है एक रिसेप्शनिस्ट थे, और सुबह का टाइम था, 3-4 बजे का समय, तो पता नहीं कहाँ से क्या है, वो आए और चेक इन हुआ। उसके बाद वो ना चुपके से आए मुझे, सर AC भारद्वाज। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा बस सर, मैं ना पहचानने की कोशिश ही कर रहा था, बाद में जब टैटू देखा ना उसमें कांची लिखा, फिर कंफर्म हुआ कि आप ही हो। तो मतलब अब और क्या बताएं, अब आपकी पहचान है तो अपने साथ लेकर चलेंगे ना। तो भाई कांची का इतनी बार जिक्र हो गया तो एक लाइन इसका भी सुनाई। हाँ बस ऐसा न कहें लोग कि बार बार यही गाना गाते रहते हैं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। तो ये थे हमारे साथ AC भारद्वाज जी। ऐसे ही आगे के इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।